महाराष्ट्र में हुकूमत साजी की कोशिशें अब आखिरी मरहले में है। मुंबई में मीटिंगों का सिलसिला जारी है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की इस वक्त अहम मीटिंग हो रही है। इस मैराथन मीटिंग पर सबकी निगाहें लगी है। इससे कबल शिवसेना अरकान असेंबली की मीटिंग हुई थी। मीटिंग के बाद अरकान असेंबली को खुफिया जगह मुंतकिल करने की खबर है। इस बीच मुंबई से बाहर न जाने की अरकान असेंबली को हिदायत भी दी गई है। शिवसेना के सभी अरकान एक साथ एक जगह पर रहेंगे। उधर उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने धोखा दिया है। 50-50 के फॉर्मूले पर बीजेपी ने झूठ बोला है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मीटिंगों का दौर जारी है, लेकिन अब जिस तरह की खबरें आ रही है कि एनसीपी और कांग्रेस चाहती है कि उद्धव ठाकरे ही 5 साल के लिए जो महाराष्ट्र में हुकूमत तश्कील होगी उसके लिए चीफ मिनिस्टर का पोस्ट जो है खुद उद्धव ठाकरे ही संभाले। देखिए मनादा जी, सीधे तौर पर एक लाइन में कहें कि पिछले 27-28 दिनों से जो महाराष्ट्र में सरकार बनाने का जो दौर चल रहा था, मीटिंगों पे मीटिंग चल रही थी, बैठकों पे बैठक चल रही थी। आज की ये जो बैठक है, ये आखिरी बैठक है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की। इस बैठक में तीनों पार्टियों के बीच तमाम मुद्दों पर पहले ही सहमति बन चुकी है। दिल्ली से जब एनसीपी कांग्रेस की टीम लौटी थी तब उन्होंने पूरा अपने एजेंडे को लेकर शिवसेना से बात की थी और उसी मुद्दे को लेकर आज जिस तरह से कांग्रेस विधायक दल की बैठक संपन्न हुई विधान भवन में, उस बैठक में भी साफ कर दिया गया कि तीनों पार्टियों के बीच में सभी मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अब शिवसेना के तमाम नेता, एनसीपी कांग्रेस के तमाम नेता, वरिष्ठ नेता यहाँ पर नेहरू सेंटर में मीटिंग कर रहे हैं 14वीं मंजिल पर। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ये आखिरी बैठक हो सकती है और कल तीनों पार्टियां मिलकर राज्यपाल के पास अपना सरकार बनाने को लेकर दावा भी पेश कर सकती हैं। रही बात मुख्यमंत्री बनने को लेकर, तो दोनों पार्टियों की चाहत यही है, लेकिन जहां तक जानकारी मिल रही है कि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे की ओर इशारा करते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हैं क्या दोनों पार्टियों का मान रखने के लिए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के मैदान में उतरते हैं बनने के लिए। जी, एनसीपी और कांग्रेस को फिर डिप्टी सीएम का पोस्ट मिलेगा और कुछ की मिनिस्ट्रीज मिल जाएगी। जी बिल्कुल, जो गणित यही बैठाया गया है कि अगर तीनों पार्टियां शामिल हैं, साथ में तमाम सहयोगी दल भी शामिल हैं, तो किसी को भी यहां पर नाराज नहीं करना है, क्योंकि जो गलती बीजेपी शिवसेना के बीच हुई है वो गलती यहां पर बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहते। और ये गणित जब इस गणित की शुरुआत तभी से शुरू हो चुकी थी जब पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल के सामने अपना इस्तीफा सौंपा था। साथ ही महाराष्ट्र की नई सरकार गठन करने में असमर्थता जताई थी। उसके ठीक थोड़े समय बाद शरद पवार का जो मुंबई में घर है सिल्वर ओक, वहां पर शरद पवार से जब मीडिया कर्मियों ने एक सवाल किया कि आप क्या सरकार बनाने में पहल करने वाले हैं, तो शरद पवार ने जो अपना एक बयान दिया था कि आप लोगों को अभी बहुत दौड़ना है। उनका एक लाइन ये काफी कुछ कहता है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने की पहल तभी शुरू चुकी थी। रही बात सरकार जब गठित होगा तो कितने मंत्री पद किस पार्टी को मिलेंगे, तो ये गणित तय हो चुका है। जितने भी 42 जितने के मंत्रालय हैं वो तीनों पार्टियों में समावेश रूप से शामिल किए जाएंगे, लेकिन जो मुख्य पोस्ट है वो शिवसेना के खाते में जाएगा, क्योंकि इसी पोस्ट को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। जी बिल्कुल सर्वेश, और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत तीनों पार्टियां एक साथ आई है, उसमें कांग्रेस की एक मांग भी थी कि सेक्युलर वोट जो है साथ में जोड़ा जाएगा। वो मांग जो है शिवसेना ने पूरी की या फिर वो मांग जो है शिवसेना पूरी नहीं करने वाली, क्योंकि शिवसेना की अलग आइडियोलॉजी और सेक्युलर को खुद के साथ जोड़ना मतलब पार्टी की आइडियोलॉजी को ही खत्म कर देना होगा। देखिए मनोजा जी, जिस तरह से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर ड्राफ्ट तैयार किया गया था, उस ड्राफ्ट को तैयार करने का मतलब यही था कि आगे चलकर आप किसी भी बात से मुकरे नहीं। तो कहीं ना कहीं कुल मिला जुलाकर महाराष्ट्र के मुद्दे हों या मुंबई के मुद्दे हों, जितने भी मुद्दे थे, चाहे उसमें अल्पसंख्यकों का मुद्दा हो, दूसरे समाज के मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, जैसे आज समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने भी कहा कि वो शिवसेना का साथ देने को तैयार हैं, लेकिन जो मुस्लिमों का आरक्षण वाला मुद्दा है वो उस पर उनका सहमति जतानी होगी। कुल मिला जुलाकर जितने आपत्तिजनक मुद्दे थे उन पर जो जानकारी मिल रही है अब तक उसमें शिवसेना राजी है। तो आगे चलकर कोई गणित किसी विवाद का कारण न बने, कोई मुद्दा,
तो इसको लेकर ही पिछले कई दिनों से बैठकों का दौर चल रहा था और ये आज आखिरी बैठक है। जिस तरह से जानकारी मिल रही है राजनीतिक जानकारों से कि ये 5 साल का मजबूत सरकार बनाने की शरद पवार की एक बेहतरीन कोशिश है और इसी कोशिश के तहत जितनी भी छोटी छोटी बातें थी महाराष्ट्र की किसी भी समाज से जुड़ी हों, उन बातों को सबसे पहले क्लियर कर लिया गया है ताकि आगे चलकर शिवसेना किसी बात से मुकरे नहीं। तो कुल मिलाजुलाकर शिवसेना की सहमति जरूर बनती नजर आ रही है और कल पुख्ता तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि कल राज्यपाल के पास दावा करने तीनों पार्टियों के जितने बड़े प्रतिनिधि हैं तमाम अपने एमएलए के सिग्नेचर किए हुए जो पत्र होंगे वो साथ में लेकर जाएंगे। और ये भी जानकारी मिल रही कि राज्यपाल आज दिल्ली रवाना होने वाले थे, लेकिन राज्यपाल आज दिल्ली रवाना नहीं हुए, कुछ कारणों से उन्हें यहीं रुकना पड़ा। तो कल का टाइम हो सकता है कि राजभवन में भी हमारी बातचीत हुई, हालांकि अभी तक टाइम नहीं लिया गया है, लेकिन हो सकता हो कि कल का टाइम लेकर तीनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता राजभवन पहुंचे और महाराष्ट्र में जो सरकार बनाने की जो एक उहापोह मची थी वो उहापोह कल पूरी तरह से खत्म हो जाए और 30 तारीख के पहले हो सकता है कि यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार गठित होने के बाद तमाम जितने भी मंत्री पद हैं उनकी शपथ विधि का जो कार्यक्रम है वो भी सफल हो जाए। और सर्वेश, जिस तरह से खबरें ये भी आ रही थी कि बीजेपी एनसीपी को रीच आउट करने की कोशिश में है। देखिए, कोशिश तो बहुत हुई होंगी, हालांकि जिस तरह से देश के अन्य राज्यों में सरकार बनाने को लेकर तोड़फोड़ की राजनीति की गई, लेकिन यहाँ पर कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन लोग अलर्ट थे, अपने अपने एमएलएस को, अपने अपने नेताओं को अलग अलग जगहों पर सेफ रखे हुए थे। सारी चीजों पर ऑब्जर्व किया जा रहा था और सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद सभी से पर्सनली बातचीत भी की जा रही थी, किसी भी तरह से आपको टूटना नहीं है, हमसे अलग नहीं होना है। तो यहाँ पर तोड़फोड़ की राजनीति महाराष्ट्र में बहुत कम नजर आई इस दौरान कह सकते हैं। हालांकि चुनाव होने के पहले जरूर बड़े पैमाने पर बीजेपी की ओर से कांग्रेस के नेताओं को, एनसीपी के नेताओं को तोड़कर अपने पार्टी में जरूर लाया गया, लेकिन चुनाव के बाद सरकार बनाने को लेकर जो पहल हो रही है वहां पर तोड़फोड़ की राजनीति फिलहाल अभी तक ना के बराबर कही जा सकती है। बिल्कुल सर्वेश, और अब लग रहा है कि महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान लगातार जारी था अब उस पर रोक लग सकती है और अब महाराष्ट्र में जो है हुकूमत तश्कील हो पाएगी। फिलहाल जो है मैराथन मीटिंग्स का दौर जो है लगातार महाराष्ट्र में जारी है। बेहद शुक्रिया सर्वेश आपका। महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस एनसीपी हुकूमत साजी अनकरीब तय है। रियासत का अक़लियती तबका बिलखुसूस मुसलमान भी शिवसेना के वज़ीर आला को कबूल करने को तैयार है। वाज़ेह रहे कि महाराष्ट्र के क़याम के बाद शिवसेना का रुख कभी मुस्लिम मुखालिफ रहा है तो कभी उत्तर भारतीय मुखालिफ रहा है। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुंबई में फूट पड़ने वाले फसादात की इंक्वायरी करने वाली श्री कृष्ण कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में शिवसेना को भी जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन महाराष्ट्र के मुसलमानों का एक तबका माजी को भूलकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। पिछले 25 साल शहर मुख्तलिफ हवादिस का शिकार रहा, बड़े बड़े बम धमाके हुए, लेकिन उसके बावजूद ये शहर पुरअमन रहा। और जहाँ पुरअमन रहने में मुसलमानों ने भी अपनी समझदारी का सबूत दिया, वहाँ इस बम्बई शहर की सबसे बड़ी फोर्स अगर हम कहें वो शिवसेना है, उसने भी समझदारी का सबूत दिया और 25 साल में कभी भी ऐसा रुख नहीं अपनाया कि जिससे शहर में फसाद जैसी कोई कैफियत पैदा हो। हमारे मुल्क में ये तमाम चीज़ें जो हैं ना, ये तमाम जो सेक्युलरिज्म, नॉन सेक्युलरिज्म, कांग्रेस के अंदर कौन से सेक्युलर लोग हैं? कांग्रेस कैसे दावा कर सकती है कि सिर्फ सेक्युलरिज्म का जो है उसी ने ठेका ले रखा है? सावरकर को भारत रत्न देने की तारीफ़ करने वाले जो है कांग्रेस में भी तो बैठे हुए हैं। तो हम लोग ये लकीरें कहाँ खींचेंगे और इन लकीरों को मिटाएंगे कब? हम अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट होकर के देखें तो शिवसेना, अगर आप देखेंगे तो लास्ट एक डिकेड में शिवसेना बहुत चेंज हो चुकी है। उद्धव साहब को अगर आप देखा जाए तो उन्होंने कहीं ऐसी बयानबाजी नहीं की है जो अक़लियतों के ख़िलाफ़ हो या माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ हो। जो शिवसेना के पहले जो बयान आते थे वो कहीं ना कहीं उससे अफेक्टेड होते थे। देखिए, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरह से
बीजेपी फंक्शन कर रही है, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, चाहे ट्रिपल तलाक का मौजू हो, एनआरसी हो, बाबरी मस्जिद का जो ये फैसला आया है उसकी बात हो, कश्मीर का इशू हो, आगे भी ये लोग जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, एनआरसी को पूरे मुल्क में लागू करने की बात कर रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो ऐसे लगता है कि जो एक्चुअल जिन इश्यूज़ पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए उसको छोड़कर गवर्नमेंट सिर्फ उन इश्यूज़ पर बात करती हुई नज़र आती है जिसका सीधा ताल्लुक कहीं ना कहीं मुसलमानों से है। महाराष्ट्र में सरकार एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की बनेगी या बीजेपी अपना दावा पूरा करेगी? इन सब के दरमियान मुस्लिम हलकों में सियासत करने वाले लीडरान और मुस्लिम लीडरान का क्या कहना है? कौन सी सरकार अक़लियतों के हक में बेहतर होगी? उस पर बात की हमारे नुमाइंदे अनवरुल हक ने महाराष्ट्र के सीनियर मुस्लिम लीडर, महाराष्ट्र तनख्वाह एडवाइजरी बोर्ड के साबिक चेयरमैन, अक़लियती कमीशन साबिक रुकन एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी सईद अली अशरफ से। महाराष्ट्र में इन दिनों आप देख रहे हैं कि सियासत को लेकर घमासान चल रहा है। सरकार बनाने को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना एक साथ आ रही है, वहीं बीजेपी भी बार बार दावा कर रही है कि हम अपनी सरकार बनाने की तैयारी में चल रहे हैं और बार बार उनकी तरफ से भी ऐलान आ रहा है। मुसलमानों में महाराष्ट्र में जो सरकार बन रही है एनसीपी की, शिवसेना के साथ, यहाँ पे क्या लोगों में रुझान पाया जाता है? देखिए, मुस्लिम हलकों में तो एक साफ सा नज़रिया है कि बीजेपी को गिराइए, शिवसेना के साथ बनाइए या किसी के भी साथ बनाइए, लेकिन बस बीजेपी को गिराइए। इस तरीके का माहौल पूरे माइनॉरिटीज़ के अंदर है और लोग चाह रहे हैं कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बने। अच्छा, महाराष्ट्र में अगर सरकार बनती है शिवसेना की, कांग्रेस की, इसमें मुस्लिम मसाइल को लेकर क्या, जैसे महाराष्ट्र में औकाफ का मसला चल रहा है, बहुत सारे मुस्लिम इश्यूज़ हैं, तो मुसलमानों के भी इस सरकार में मुस्लिम लीडरों को भी जगह मिलेगी और मुस्लिम मसाइल हल होने की तवक्को है, चूँकि शिवसेना भी साथ में है, इसलिए लोगों में कहीं ना कहीं ये शक भी पाया जा रहा है। देखिए, अगर सरकार हमारे पवार साहब बना रहे हैं तो इसमें हर तबके फ़िक्र को अपनी जगह का एक रोल वो करेंगे। इसीलिए सरकार बनने में देरी हुई है। उसका कारण यही है कि हर चीज़ को नाप तोल के, ताकि पूरे 5 साल तक कोई इश्यूज़ के ऊपर ऐसा ना हो कि हम आपस में कहीं ना कहीं एक तबका, एक समाज कहीं रुक गया तरक्की से। तो इस तरीके की पूरी वो करने के बाद ही ये सरकार बनेगी। लेकिन ये देखा गया कि शिवसेना जो है पिछले इसी इलेक्शन में बहुत ही आक्रामक थी मुस्लिम इश्यूज़ को लेके, और अब वो साथ में आएगी, उनका सीएम बनेगा, तो क्या मुस्लिम मसाइल हल कराने में हम लोगों को आसानी मिलेगी, कर पाएंगे? देखिए, लड़ाई हर चीज़ की सत्ता की होती है, और जब एक आदमी सत्ता के अंदर आ जाता है तो आप देख लीजिए, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी हो। पीछे बीजेपी सरकार थी जब अटल बिहारी वाजपेयी थे। सरकार चलाना एक अलग बात है और बोलना, स्टेज पे खड़े रह के भाषण करना और कुछ कह देना, वो एक अलग मामला होता है। लेकिन जब आप सरकार के अंदर आओगे तो सरकार के अंदर सरकार की पद्धति से ही आप चल सकते हो। बताया जाता है कि आपकी इस बात को लेकर आपकी मुलाकात शरद पवार साहब से भी हुई थी, काफ़ी देर आप दोनों लीडरों ने बात भी की थी, तो वहाँ पे क्या राय मशवरा हुआ था आपका? मशवरा यही हुआ था कि पवार साहब ने पूछा था कि अगर क्या नाम है अपना सेना के साथ अगर सरकार बनती है, अगर इस तरीके का कोलिशन बनता है, तो इससे महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों का क्या रुझान हो सकता है। तो मैंने कहा कि साहब, बीजेपी के साथ अगर हम जाते हैं तो हम ख़त्म हो जाते हैं, हम अपने हलकों में नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर शिवसेना के है तो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के लिए मुसलमान अब तैयार हो चुका है। और मैंने ये भी बताया साहब को कि कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं कि वहाँ पे मुसलमान शिवसेना को वोट भी देने लगे हैं, उनके काम की वजह से या उनका काम करने के तरीके की वजह से। ठीक है, भाषा तो एक रहता है, अपना अपना राजनीति करना रहता है। तो मैंने ये बात कहा तो उस चीज़ को पवार साहब ने भी माना, आदरणीय पवार साहब ने भी, कि हाँ ये बात तो है, क्योंकि ग्रामीण में ऑलरेडी कोकण में सेटल है कि मुस्लिम वोट शिवसेना को देते हैं लोग। हमारे यहाँ भी कुछ वोट्स उनको जाता है और काम के बिना पे भी जाता है उनका काम वोट। तो हमने उस वक्त पवार साहब को यही बोला था, उन्होंने ये पूछा था मुझसे और मैंने वही बात का बताया था कि ये अगर सेना के साथ हम अगर कोलिशन बनाते हैं तो माइनॉरिटीज़ एरिया में हमको जाने में दिक्कत नहीं है, हम लोग जाएंगे और लोग हमारे को दूसरी निगाह से नहीं देखेंगे। लेकिन बीजेपी के साथ अगर हम कहीं गए या बीजेपी के करीब हम गए
तो कहीं ना कहीं हमको अपने हलकों में चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये थे मुमरा के सीनियर लीडर सैयद अली अशरफ साहब। इन्होंने बताया कि अगर हम बीजेपी के साथ जाते हैं तो मुस्लिम हलकों में नाराज़गी होगी। कांग्रेस, एनसीपी या हमारे मुस्लिम लीडरान एनसीपी के साथ जाते हैं, शिवसेना के साथ जाते हैं, सरकार बनाते हैं तो कोई एतराज़ नहीं होगा। मुस्लिम हलकों में अहम मसला ये है कि उनके मसाइल हल किए जाएं, सरकारें चाहे जो भी हो। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में सरकार बनती है तो उसमें मुस्लिम नुमाइंदों को क्या रोल मिलता है और वो मुस्लिम हलकों से मसाइल हल करने में कितने कामयाब होते हैं। कैमरामैन इब्राहिम के साथ अनवारुल हक, न्यूज़ 18 उर्दू, मुमरा। सड़कों से गैरकानूनी कब्जा हटाने के लिए नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने एक मरतबा फिर से मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत मुस्लिम आबादी वाले इलाके देगलूर नाके के मकाम पर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन पहुंचे और उन लोगों ने सड़कों से मुतस्सिल दुकानों के सामने किए गए गैरकानूनी कब्जा हटाए। सड़कों पर हुए गैरकानूनी कब्जों की वजह से इस इलाके में ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की शिकायत को दूर करने के लिए कॉरपोरेशन इंतजामिया ने गैरकानूनी कब्जा हटाने के लिए ये खुसूसी मुहिम शुरू की है। मुहिम के तहत तकरीबन 50 से ज़ायद दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनकी जानिब से सड़कों पर किए गए नाजायज कब्जे हटाए गए। अचानक की गई इस कार्रवाई से इलाके में हलचल मच गई और दुकानदारों में शदीद बरहमी फैल गई। गैर कानूनी कब्जा हटाने के लिए आए बदलिया के अफसरान ने इंतबा दिया है कि अगर दोबारा इस इलाके में ऐसे कब्जे हुए तो उनके खिलाफ पुलिस केस किया जाएगा और जब्त किया गया माल उन्हें वापस नहीं दिया जाएगा। माझे आव्हान आहे की आपण महापालिकेला सहकार्य करावं व फुटपाथवर हातगाडेवाले, फेरीवाले व किरकोळ विक्रेते यांनी कुठलेही अतिक्रमण करू नये, अन्यथा अतिक्रमण केल्यास महापालिकेतर्फे सदरील सामान साहित्य जप्त करण्यात येतील व त्यावर काही कोणी अडथळा निर्माण केला त्याच्यावर गुन्हाही दाखल करण्यात येईल, अशी मी सर्व नांदेडवासियांना आश्वासित करू शकतो। वक्त हो गया कर्नाटक की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गुलबर्गा एयरपोर्ट का सीएम येदियुरप्पा ने किया इफ्तिताह, अहले गुलबर्गा का ख्वाब हुआ शर्मिंदा ताबीर। साबिक मरकजी वजीर जाफर शरीफ की पहली बरसी, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी समेत मुख्तलिफ लीडरों ने पेश किया खराज अकीदत। बेंगलुरु में उर्दू की एक खूबसूरत तकरीब का इनकाद, गजलों और शेर व शायरी से लुत्फ अंदोज हुए लोग। गुलबर्गा एयरपोर्ट का आज बिलाखिर इफ्तिताह हो गया। सीएम येदियुरप्पा ने खुसूसी दौरा करते हुए एयरपोर्ट का इफ्तिताह करके उसको कौम के नाम ममानून किया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि एयरपोर्ट से हैदराबाद कर्नाटक इलाके की तरक्की की रफ्तार और तेज हो जाएगी। गुलबर्गा एयरपोर्ट हैदराबाद कर्नाटक का पहला एयरपोर्ट है। बताया जाता है कि गुलबर्गा में एयरपोर्ट का ख्वाब 70 की दहाई से देखा जा रहा था, जो 22 नवंबर को पूरा हुआ है। एक एयरपोर्ट एयरलाइन का पहला कमर्शियल तैयारा जो ही गुलबर्गा एयरपोर्ट पर लैंड किया, एक नई तारीख रकम हुई। इसी तैयारे से सीएम येदियुरप्पा इस एयरपोर्ट का इफ्तिताह करने के लिए पहुंचे। इसे इत्तेफाकी ही कहिए कि येदियुरप्पा ने ही साल 2008 में इस एयरपोर्ट का संगे बुनियाद भी रखा था। ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಆದ್ರಿಂದ HKDB ಫಂಡು, PWD ಫಂಡು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು। मरकज की उड़ान स्कीम के तहत गुलबर्गा एयरपोर्ट को लाया गया है। इब्तिदाई तौर पर हफ्ते में 3 दिन सिर्फ बेंगलुरु गुलबर्गा परवाजें शुरू की गई हैं। इस मौके पर गुलबर्गा MP डॉक्टर उमेश जाधव ने एक बार फिर दोहराया कि गुलबर्गा एयरपोर्ट से हज परवाजें शुरू करने के लिए भी अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏವಿಯೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। गुलबर्गा के एयरपोर्ट से उड़ने वाली पहली कमर्शियल फ्लाइट का हिस्सा बनने वाले मुसाफिरीन के चेहरे
भी इस मौके पर चमक रहे थे। 40 साल से सुनते थे कि गुलबर्गा से विमान निल्दान बनने वाला है, एयरपोर्ट बनने वाला है। आज वो साकार हो रहा है, संतुष्ट होता है। ये भाग का जो है अभिवृद्धि हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा ये प्रदेश का। बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशी का मौका है। आज कल्याण कर्नाटका में सबसे एयरपोर्ट आज हुआ है कल्याण कर्नाटका में। एयरपोर्ट पर राइट साइड पर 4 टिकट काउंटर मौजूद हैं। मुसाफिरों के लिए वेटिंग हॉल, फीडिंग रूम, ऑटोमेटेड लगेज डिटेक्टर और दीगर सहूलियात एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। एयरपोर्ट पर 3 तैयारों के लिए पार्किंग की सहूलत भी मौजूद है। ATR 72 मॉडल के 2 तैयारे और एक एयरबस 320 भी यहाँ पर पार्क करने की गुंजाइश मौजूद है। तवक्की की जा रही है कि मजीद तैयारे इस जमीन पर लैंड करेंगे और गुलबर्गा और हैदराबाद कर्नाटक मजीद तरक्की करेगा। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर। साबिक मरकजी वजीर रेलवे CK जाफर शरीफ की पहली बरसी बेंगलुरु में मनाई गई। पहली बरसी के मौके पर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी समेत कई अहम लीडरों ने बजरिया खत और ईमेल जाफर शरीफ को खराज अकीदत पेश किया है। बेंगलुरु के कोलस पार्क में मौजूद उनकी रिहाइश गाह पर फातह खानी की तकरीब मुनक्किद हुई। इसके बाद कांग्रेस, BJP और दीगर पार्टियों के कई लीडरों ने जाफर शरीफ की रिहाइश गाह पहुंचकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस के रुकन काउंसिल नसीर अहमद ने कहा कि बेंगलुरु के कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन को जाफर शरीफ के नाम से मंसूब करने की कोशिश जारी है। साबिक मेयर संपतराज ने कहा कि शहर के एक बड़े रोड को जाफर शरीफ के नाम से मंसूब करने के लिए बेंगलुरु महानगर पालिका में तजवीज़ पेश की जाएगी। सियासी नुमाइंदों ने कहा कि हिंदुस्तान में रेलवेज की तरक्की के लिए जाफर शरीफ की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। पूरे हिंदुस्तान से अभी भी फ़ोन आते हैं। आज सोनिया गांधी जी ने भी चिट्ठी भेजी है कि जाफर शरीफ साहब एक बहुत ही पेट्रियाटिक इंसान और बहुत सेकुलर इंसान थे बोल के, और पूरे हिंदुस्तान से अभी भी लोग याद करते हैं और अफसोस करते हैं। ख़ासकर इस वक्त में, इस जैसे दौर में जाफर शरीफ साहब कभी भी अपनी आवाज़ उठाते हैं और अपनी बात रखते हैं, और जो अगर गलत होता तो उसके बारे में बोलते। नहीं, उसमें एक तो BBMP में एक रेजोल्यूशन हुआ, वो रेलवे स्टेशन में मतलब कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का नाम जाफर शरीफ साहब के नाम पर रखने के लिए और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में अप्रूव करके उसको सेंट्रल को भेजना है। तो वो उस वक्त हमारी मखलूत हुकूमत थी, तो उस वक्त मतलब ये करते करते ही हुकूमत चले गई। इंशाल्लाह अभी भी ऐसा है कि जाफर शरीफ साहब को कोई हुकूमत की ज़रूरत नहीं है। हमारे को तो बहुत बड़ा नुकसान है। हमें आज तक दूसरा जाफर शरीफ साहब तो नहीं मिले हमारे को। कौम भी यतीम है। एक अच्छा नेक इंसान, एक अच्छा बेहतरीन लीडर आज हमारा बीच नहीं है। वो वैक्यूम तो है ऐसा ही। जैसे रेलवे स्टेशन का तो कुछ निर्णय लिए हैं, बिकॉज ही एज ए रेलवे मिनिस्टर हिज कंट्रीब्यूशन इज ए लॉट। ही हैज डन लॉट, nearly about 5,000 to 6,000 kilometer. That is a international record from meter gauge to उर्दू की मोहब्बत, उर्दू की चाहत, उर्दू की नज़ाकत न सिर्फ दिलों को छूती है बल्कि दिलों को जोड़ती भी है। बेंगलुरु की एक सुहानी शाम में कुछ ऐसा ही मंजर नजर आया। अब देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बेंगलुरु के अलायंस फ्रेंचाइज में उर्दू की पुरवकार पुरबहार महफिल मुनक्किद हुई। उर्दू अदब की 3 बड़ी शख्सियात फैज़ अहमद फैज़, फिराक गोरखपुरी और अहमद फराज की याद में ये खूबसूरत महफिल सजाई गई। हिंदुस्तानी संगीत के नामवर फनकार उस्ताद फैयाज खान, मारूफ बुजुर्ग फनकार हरिकिशन सिंह पहुआ और दीगर ने अपनी आवाज़, साज़ो गुराज का जादू बिखेरते हुए उर्दू के अहम शोरा के कलाम को पेश किया। है जिंदगी तुझे है जिंदगी, हम दूर से पहचान लेते हैं। दिल धड़कता है सफर के हंगाम, काश फिर कोई बुलाने आए। अब तो रोने से भी दिल रुकता है,
अब तो रोने से भी दिल दुखता है, शायद अब होश आने आएगा। इस तकरीब में ऐसे कई लोग थे जिनकी मादरी जुबान उर्दू नहीं है, लेकिन ये लोग उर्दू को दीवानगी की हद तक चाहते हैं। उर्दू को पढ़ लिख कर उर्दू के आशिक बने हुए हैं। दिन में हमको देखने वालों अपने अपने हैं औकात, जाओ न तुम इन खुश्क आंखों पर, जाओ न तुम इन खुश्क आंखों पर, हम रातों को रोले हैं। मैं उर्दू पढ़ता, मैं हूँ ही उर्दू जी। मैं पंजाबी आदमी हूँ, अमृतसर का रहने वाला हूँ और मुझे सिवाय उर्दू का कुछ आता भी नहीं। मुझे बहुत मोहब्बत है उर्दू से, उर्दू मेरी जान है। और उर्दू जो है मैंने सीखा था जब मैं यूएस में थी। मेरे कुछ दोस्त पाकिस्तानी थे और मैंने कहा कि आप मुझे सिखाओ, तो तब वहाँ से आज तक मेरे ख्याल से 25 साल हो गए। और बस क्या कहें, मुझे लगता है कि उर्दू ज़ुबान से मीठी कोई और ज़ुबान हो ही नहीं सकती। जहाँ तक उर्दू का सवाल है, वो एक हिंदुस्तान की बहुत ही प्यारी ज़बान है। कोई कहता है ये मुसलमानों की ज़बान है, जो कहता है मुसलमानों की ज़बान है वो बकवास करता है। ये मुसलमानों की ज़बान नहीं, ये हिंदुओं की ज़बान नहीं, ये हिंदुस्तान की ज़बान है। यहीं पैदा हुई और यहीं फलेगी फूलेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो सब समझ जाती है तकरीबन। कर्नाटक के मारूफ ड्रामा निगार जफर महिउद्दीन ने इस खूबसूरत शाम की निजामत की। जफर महिउद्दीन और उनके चंद साथी दीवानगी के बैनर तले इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करते आ रहे हैं। मैं आने वाली नस्लों को, अब जो है नस्लें, उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे साथ कितने अच्छे शायर गुजरे हैं। उनके कलाम को मैं फिर से ताज़ा करना चाहता हूं। और हमेशा मैं जैसे गालिब पर किया था, अहमद फराज, फैज़ साहब और फिराक साहब पे कर रहा हूं। अगले मेरे कुछ हैं जैसे निदा फाजली साहब। मौजूदा दौर की तल्ख हकीकत ये है कि उर्दू वाले ही अपनी मादरी ज़ुबान से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन दीगर ज़बान के लोग उर्दू की खूबी, उर्दू की खुशबू और उर्दू की खूबसूरती से मुतासिर होकर इस ज़ुबान को अपने दिलों में बसा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं